नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनावों पर क्या कुछ मौजूदा तस्वीर है। लगातार कई कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट से बातचीत कर रहा है। आज हिमाचल के जिला ऊना की गगरेट विधानसभा में हमारी टीम पहुंची है और यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो काफी रोचक रहने वाला है, क्योंकि महज 15 महीनों के दौरान उपचुनावों का रण यहाँ की विधानसभा की सीट पर भी है। और आज हम बातचीत करेंगे भाजपा से प्रत्याशी चैतन्य शर्मा से। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। चैतन्य जी, जिस तरीके से 2022 में सरकार चुनकर बनी, कांग्रेस के 40 विधायक थे और जब इस विधानसभा में विधायकों ने शपथ ली तो सबसे यंगेस्ट विधायक आप थे। पर अब जो है वो परिस्थितियां इन 15-16 महीनों में ऐसी बनी है कि दोबारा से चैतन्य शर्मा को इस विधानसभा के लोगों के बीच जो है वो पहुंचना पड़ रहा है। मुद्दा है चुनाव, और ये उपचुनाव किस तरीके से चुनौतीपूर्ण मानते हैं और किन मुद्दों के साथ चैतन्य शर्मा जो हैं वो इस बार के चुनाव। देखिए सर, जैसे आपने परिस्थिति की बात करी, पिछले 15 महीनों में जो एक तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए था और जिस दमखम के साथ ये सरकार बनी थी, जैसे आप 40 विधायकों की बात करते हैं, फिर एक मुख्यमंत्री का चयन हुआ, बोला गया था कि जी ये धरातल की परिस्थितियों को जानते हैं, समझते हैं, छात्र संघ राजनीति से उठे हुए हैं, तो नेचुरली हमें लगा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द 10 गारंटी और जो बातें जनता के बीच में करी गई थी, इनमें से गौरतलब बात यह भी है कि 40 में मुझ जैसे कुछ फर्स्ट टाइमर्स भी जो चुन के आए थे, उनकी वजह से भी सरकार जो है बनने में एक बहुत बड़ा सभी का योगदान भी रहा था। परंतु वो जो एक डिस्कनेक्ट पब्लिक के साथ 15 महीनों में हुआ, जैसे 10 गारंटी की बात करी जाती है, 1500 रुपए की बात करी जाती है, 1 लाख नौकरियां युवाओं को देने की बात करी जाती है। अगर मैं खुद की बात करूं, मैं अपने विधानसभा में पहुंचने से पहले करियर में जिला परिषद भी रहा था, तो जिस तरीके की मेरी पॉलिटिकल एक टेम्पो रही थी, एक विजन और मिशन को लेते हुए मैं पॉलिटिक्स में एंटर करा था। मैं एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाने के लिए जो है कहीं ना कहीं हमेशा से प्रोपोगेशन करते हुए पॉलिटिक्स में आया था, क्योंकि जवाबदारी जो है वो आज मेरी जनरेशन में, आगे आने वाली जनरेशन में, मेरे हिसाब से इलेक्शंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा की पॉइंट, फोकल फैक्टर है। अगर हम देश की भी बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, नंबर 1 अगर एक चीज़ हमने पिछले 9 सालों में देखी वो अकाउंटेबिलिटी की है। परंतु ये जो 15 महीने का दौर बीता है, इसमें जो मैं डिस्कनेक्ट की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर आशाएं और अपेक्षाएं जनरल पब्लिक की मुझ जैसे व्यक्ति के साथ जुड़ी थी, हमारी आशा और अपेक्षाएं एक सरकार के साथ जुड़ी थी, एक मुख्यमंत्री के साथ जुड़ी थी, और उनके ऊपर मेरे को दुर्भाग्य के साथ ये बात कहना पड़ती है कि उनके ऊपर भरपूर तरीके से पानी फेरा गया है। एक तरफ 10 गारंटियां हैं, दूसरी तरफ सामान्य तौर पे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात है। 6 महीने के लिए विधायकों को विधायक निधि नहीं दी गई। फॉर 6 मंथ्स, जनवरी से लेके जून तक विधायक निधि नहीं थी। 800 आपने संस्थान बंद कर दिए। उसके पीछे क्या रैशनल था, क्या लॉजिक था, आपने कोई लॉजिक नहीं। इस बारे में बातचीत हुई? बिल्कुल हुई, और बात तो अनेकों प्रकार की हुई। बात तो ये भी हुई कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटेरिएट को एक फ्रेंड्स कैफे की तरह चलाया जा रहा है, एक तरफ आप बात करते हैं कि आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है स्टेट की, वो बहुत ही जो है दुर्गम परिस्थितियों के दौर से गुजर रही है, दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है अनप्रेसिडेंटेड ऐसे व्यक्ति जिनको राजनीतिक किसी भी तरीके का आज तक ना आभास रहा है, ना उनको जो एक्सपीरियंस रहा है, उनको कैबिनेट रैंक की पोजीशंस मिलती हैं, 2.5 लाख रुपए की उनको सैलरी मिलती है, टाइप 6 टाइप 7 को उनकी कोठियां जो है शिमला में दी जाती हैं। सो अगर आपकी द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इज, मेरा कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी थी तो आपको फ्रूगलिटी, आपको कहीं ना कहीं जो है अपनी जमा पूंजी को बचाने के लिए कदम अपनी सरकार में प्रशासनिक तौर पे भी रखने चाहिए थे। करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर रहा है। हमने आपदा के वक्त भी 12,000 करोड़ का आंकड़ा लगाया। कितनी बारी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्मली, अनौपचारिक तौर तरीके से नहीं, मीडिया के माध्यम से नहीं, कितनी बारी आप दिल्ली गए, कितनी बारी आपने बात मुख्यमंत्री पीएमओ में रखी, क्या आपने बात किसी सेंट्रल एजेंसी को रखी, आपने कितनी बारी कोशिश करी अपनी तरफ से वर्केबिलिटी बैठाने के लिए। G20 की कॉन्फ्रेंस के लिए आप गए, प्रधानमंत्री जी के साथ डिनर खा के आए, एक फोटो बड़ी वायरल हुई जहां आप उनके साथ खड़े हुए, क्या हुआ उस मीटिंग में? उसके अलावा क्या आपने पीएमओ से टाइम मांगा? G20 के मीटिंग में विश्व भर के अलग अलग विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स आते हैं, आप वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों नहीं मिले? ये जैसे आपने कहा, मैंने बातें उनके साथ भी रखी थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में मैं खुद भी काम कर रहा हूँ,
मैंने उनको सजेस्ट भी किया था। चाहे हमारा एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पहले जब हम 2012-13 की भी बात करें, उत्तराखंड में भी जब डिजास्टर आया था, उसके बाद 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार तब भी वहां थी। पॉइंट टू बी नोटेड है कि कांग्रेस की सरकार स्टेट में होते हुए, बीजेपी की सरकार सेंटर में होते हुए, $400 मिलियन की फंडिंग उत्तराखंड की सरकार को वर्ल्ड बैंक से मिली थी। आप दुबई गए, दुबई में आपने बोला आप निवेश लेके आ रहे हैं, 3 दिन की अपेरेंटली आपने वहां पर इन्वेस्टर की कॉन्फ्रेंस करी। क्या हुआ उस कॉन्फ्रेंस में? एक ही फोटो वहां से वायरल हुई, एक ही वीडियो वहां से वायरल हुआ दुबई से कि आपने अपना कोई पर्सनल एंगेजमेंट में किसी की शादी अटेंड करी। आई हैव नो प्रॉब्लम, आप गए, आपने शादी अटेंड करी, दैट इज योर ओन पर्सनल बिजनेस। मुद्दा ये है कि आज 1.5 साल बीत गया उस घटना को भी, जब ये दुबई गए थे। आज इस प्रदेश की जनता को यही नहीं पता कि निवेश आया तो आया किस चैतन्य डिपार्टमेंट जी, में। जिस तरीके से ये 13-14 महीने का टर्म देखें तो आपके पुरानी साथी जो हैं एक दूसरे की तारीफ करते थकते नहीं थे, लेकिन जब से राज्यसभा के चुनाव हुए उसके बाद सियासी जो ये अर्थक्वेक आया, उसके बाद परिस्थितियां पूरी बदल गई। इन परिस्थितियों का असली जिम्मेवार कौन है? आपके पुराने साथी आपको मानते हैं, आप किसको मानते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि घर परिवार में जो दिशा निर्देश घर का मुखिया देता है और जिस तरीके से वो अपने परिवार को उसमें संस्कृति डालते हुए, उनके अंदर संस्कार डालते हुए, उनके अंदर एक जो है एक निष्ठा डालते हुए उनको जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगा, वो परिवार जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो परिवार का अगर मुखिया ही विजनलेस हो जाएगा, मिशनलेस हो जाएगा और अगर होपलेस हो जाएगा, तो वो परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा, जो हमारी भी आशाएं थी, और मेरे को बड़ा इस वक्त जो है इस बात का मेरे को पर्सनली लगा था जब बोला गया था कि विधायकों ने तरले करे थे टिकटों के लिए। मेरा ये मानना ये भी है कि इसी परिवार का मुखिया बनने के लिए भी बड़े सारे तरले करे गए थे, और कहाँ कहाँ तक तरले करे गए थे वो हम भी जानते हैं। बात कुल मिला के सारी की सारी यहीं पर आके फुल स्टॉप पे लगती है कि जिस सोच को आप आगे बढ़ावा दे सकते थे, जिस होप को आप आगे बढ़ावा दे सकते थे, एक्शन बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते थे, वो आप करने में 100% फेल हुए हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात तो हुई थी, वो इतनी ज्यादा परिवर्तित हो गई कि जिस डायरेक्शन में आपको सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, आपने विजन को बिल्कुल ही डाइल्यूट करते हुए एक दूसरा ही ट्रैक और एजेंडा पकड़ लिया और आप नकारात्मकता की तरफ जो है इस प्रदेश को ले गए। तो ब्लेम अगर जो है वो तो एक ही तरफ है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि देखिए, आप विचारधारा को नहीं ब्लेम कर सकते, संगठन के अंतर्गत जो कार्यकर्ता होते हैं उसको भी नहीं ब्लेम कर सकते। मेरे को तो कांग्रेस पार्टी के इस प्रदेश के, खासकर गगरेट के कार्यकर्ता के लिए भी बुरा लगता है। ये बोला जाता है कि जब एक प्रदेश की सरकार चुन के आती है हिमाचल प्रदेश में, 40,000 पद होते हैं एक मुख्यमंत्री के पास भरने के लिए, जहां वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने पार्टी के लोगों को। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं बोली, ये बात इस प्रदेश की अध्यक्षा मैडम रानी प्रतिभा सिंह ने भी बोली कि जो वोटर है उनकी बात तो दूर की बात है, जो सपोर्टर है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, डिसकंटेंटमेंट उसके अंदर है, निराशा उसके अंदर है, इसलिए चुनाव लड़ने का फायदा भी क्या है। अब उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य जी, वो किस सोच के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं, वो मेरा डोमेन भी नहीं है। बट मैं इस बात पे इसलिए जा रहा था क्योंकि ये तो पार्टी के अंदर ही इतना बड़ा डिस्कॉर्ड है। जब ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के प्रधानों को बुलाया गया था शिमला, और जो वो बंद कमरे की मीटिंग में प्रतिभा सिंह को सारी बातें बोली गई थी और बोला गया था कि मुख्यमंत्री जी को बुलाइए ताकि हम अपने दुख दर्द और पीड़ा और जो एक है कहीं ना कहीं बाकी का रोष जो हमें ऑर्गेनाइजेशन से देखने और सुनने को मिल रहा है हम उनके सामने रखेंगे, उसके ऊपर उसके आधार पे भी कोई जो है एक्शनेबल जो है इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीज का हुआ नहीं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये प्रदेश में ये है कि जो व्यक्ति आपको लीड कर रहे हैं उनके पास सिर्फ मीडिया के माध्यम से या अपनी पब्लिक सभाओं में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हैं। वो किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालने में 2 वक्त नहीं लगाते और उनको पॉजिटिव अपना बताने के लिए खुद का कुछ है नहीं। आज प्रत्याशी भी उन्होंने इसी तरीके के चुने। गगरेट का भी दुर्भाग्य यही है कांग्रेस पार्टी का कि इतना बोलने के बाद उनको लास्ट में कर करा के एक वही यूज्ड मटेरियल मिला जो खुद ही इस पार्टी से एक दूसरी पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी में, इस पार्टी में अब आए हैं। तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जब आपने नाम छेड़ ही दिया है तो उन्होंने एक आरोप आप पर लगाया और साथ ही जो बाकी के कांग्रेस के नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, ये तमाम सार्वजनिक मंचों से चैतन्य शर्मा पर एक आरोप लगा रहे हैं कि जब से आप विधायक बने थे उसके बाद से लगातार जो है इस गगरेट विधानसभा क्षेत्र में जो है एक टैक्स लग गया था, चैतन्य टैक्स। तो ये क्या सच है? कौन सा टैक्स लगा था? तो बेचारे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतने सीधे हैं
कि उन्होंने 15 महीने के लिए इस प्रदेश का संचालन किया और उनके बिल्कुल नाक के नीचे 15 महीने के लिए गगरेट में ये चीजें होती रही और उन्होंने उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं दर्ज करी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब अचानक से जब इलेक्शन का दौर आया और मेरे एक निर्णायक कदम के आधार पे इस सीट में उपचुनाव हो रहा है, तब उनको मेरी सारी कमी पेशियां याद आ गई। वरना यही मुख्यमंत्री मेरी तारीफ विधानसभा के सभापटल करने पे भी जो है दो मिनट का वक्त नहीं लगाते थे। जब पहले विधानसभा के सत्र की क्लोजिंग हुई थी तो उनकी क्लोजिंग स्पीच में उन्होंने नाम लेके मेरे को शाबाशी दी थी। तो अगर इतना बड़ा टैक्सेशन का मुद्दा था और टैक्सेशन उनकी जो अभी आज की वर्तमान की सरकार है और उनका जो ऑफिस है उसके माध्यम से पूरे के प्रदेश में कहाँ चल रहे हैं और इस जिले में और इस विधानसभा में कहाँ चल रहे हैं, उसके बारे में भी उनको पुष्टि करनी चाहिए। किसी के ऊपर बेबुनियादी बातें करने से, जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक ये शो बैंक के लिए इलेक्शन के टाइम पे बड़ी बड़ी बातें करने से आप जनता का ध्यान मुद्दों से भटका नहीं सकते हैं। जिस तरीके से ये सारी बातें जो हैं वो डेवलपमेंट से जुड़ी बता रहे हैं, एक आरोप फिर लगाया जा रहा है कि खनन माफिया जो है वो चल रहा था इन तमाम विधानसभाओं में। जितनी भी हमने बाकी की कॉन्स्टिट्यूंसियां जहां पर उपचुनाव चल रहे हैं, खासकर इस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यहीं 4 सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं। तो क्या वाकई में आप संरक्षण सुनने में तो ये भी आता है कि हमीरपुर में एक क्रशर है जो किसी एक बहुत बड़े नेता, बहुत ही बड़े नेता के फैमिली मेंबर का है। सुनने में आता है सर, मैं तो इसकी पुष्टि कर नहीं सकता। तो जैसे अब मैंने आपसे ये बात कह दी, कल ये न्यूज़पेपर में छप जाएगी, कल ये आपके माध्यम से प्रसारित हो जाएगी। हम डेवलपमेंट से, मुद्दे से हटके बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सत्ताधारी मुख्यमंत्री हैं, आप सत्ताधारी एक पार्टी में के माध्यम से आप एक स्टेट गवर्नमेंट का संचालन कर रहे हैं। आप सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड कर सकते। सारे के सारे 6 विधायकों ने और मैंने भी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मानहानि का जो है केस दाखिल करा है। वो अपनी तरफ से जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वो सिर्फ 4 तारीख तक हैं। उसके बाद उनको कोर्ट के माध्यम से इन सारी चीजों का भी जो है कहीं ना कहीं उनको जवाब देना पड़ेगा। उपचुनावों की अगर बात करें तो इस बार के उपचुनाव जो हैं आरोप प्रत्यारोप पर आधारित हैं। लगातार जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जनसभाएं हो रही हैं, खुले मंच से जो है वो आप 6 जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, कांग्रेस से जो है अब भाजपा से जो है टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन पर लगातार आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। एक गंभीर आरोप मुख्यमंत्री ने आप पर भी लगाया है कि ये बिके हुए नेता हैं, बिके हुए विधायक हैं। क्या वाकई में चैतन्य शर्मा बिक गए थे? सर देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, मैं तो इस विधानसभा का सबसे यंगेस्ट विधायक था। तीसरे साल में तीसरे इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। घर में मेरी मदर कैंसर से पीड़ित है। यहाँ आते आते परसों जो वो मेरे को आशीर्वाद देने आ रही थी, एयरपोर्ट से उतरते हुए उनकी टांग टूट गई। मैं इस बहुत ही खुद की एक जो निजी कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा हूँ। मेरे को बार बार चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। और जिस मैं बैकग्राउंड से आता हूँ, वर्ल्ड बैंक में मैं नौकरी कर रहा था, करोड़ प्लस की मेरी सैलरी थी सालाना। तो जिस पैसे की बात ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये जरा आके यहाँ पर गगरेट पे धरातल पे देखिए कि हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं तो आज भी तथ्य और तर्क के आधार पे और करे हुए काम के ऊपर वोट मांग रहा हूँ। वीरभद्र जी का नाम आपने लिया, लगातार बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है कैंडिडेट से बात करी, उन्होंने कहा कि हम वीरभद्र गुट के थे, इसीलिए हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। चैतन्य शर्मा किस गुट के थे? आप तो अभी राजनीति में आए थे और पहली बार विधायक बने। मैं सर जनता के गुट का हूँ, मैं और किसी भी गुट का नहीं हूँ। हम अपने घर से 35 साल दूर रहे हैं। मेरा तो जो परिवार है, वो ये जो पूरी की पूरी जगह है, ये तो बंजर हुआ करती थी। हमने तो यहाँ पर इस जगह को आके आबाद किया है, जनता के साथ जुड़े हैं, जनता के लिए सेवा करने के लिए। चाहे वो मेरा जिला परिषद का इलेक्शन था, विधानसभा का इलेक्शन था, वी हैव ओनली बीन इन मिडस्ट ऑफ पीपल, सिर्फ लोगों के आशाओं और अपेक्षाओं को कहीं पर एक स्टैंड दिलाने के लिए। और किसी भी सोच और मंशा के साथ मैं राजनीति में नहीं आया था। मैं किसी भी गुट का नहीं हूँ। आज बात मुद्दे की ये है, अगर हम राजा वीरभद्र की भी बात करते हैं, 6 बारी वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज मैं इस सिंबल पे चुनाव लड़ रहा हूँ, आज मैं संगठन का हिस्सा बना हूँ, मरते दम तक संगठन का हिस्सा रहूंगा। परंतु ये बात भी बोलूंगा, जिस तरीके का योगदान राजा वीरभद्र का इस प्रदेश के लिए था, सुखविंदर सुक्खू ने और उनकी प्रदेश सरकार ने पूरा का पूरा उसका जो है नाश कर दिया है। इन्हीं आरोपों के बीच जो है अभी पिछले 2-3 दिनों में जो जनसभाएं हुई है, उस दौरान जो है मुख्यमंत्री ने एक बात और कही है इन आरोपों के साथ, कि इन आरोपों के जो सबूत हैं उनके पास हैं और तमाम आप जो 6 लोग हैं बागी नेता, वो जेल भी जा सकते हैं। देखिए सर, बुनियादी मुद्दे मेरे पास भी हैं। आपके माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर को थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो मेरे क्षेत्र में आने वाले हैं।
तो होमवर्क सीएम साहब के लिए यह है, जो संदानी ब्रिज पे यहाँ पर पट्टी लगी हुई थी, जो उन्होंने खुद जिसका जो है शिलान्यास करा, इसका खुलासा बहुत जल्द करने वाला हूं मैं। मुख्यमंत्री जी ये बताएं वो पट्टी यहाँ से पीडब्ल्यूडी के द्वारा क्यों उखाड़ी गई। मुद्दा इस वक्त ये है कि वो लर्निंग करके आए इस विधानसभा की। 1.5 वर्ष में कितनी बारी वो आए इस विधानसभा? एक बारी में उन्होंने क्या घोषणाएं करी? 5 घोषणाएं करी। 5 घोषणाएं में से कितनी मॉनेटरी बेस्ड घोषणाएं थी? 2 थी। कितनी जगह उनमें से पैसा पहुंचा? ये बोला जाता है, इस पूरे के पूरे देश में कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री अगर कोई बात बोल दे तो वो पत्थर की लकीर होता है। ऐसा क्या हुआ कि उनके बोलने के बाद भी वो चीजें ग्राउंड पे उतरी नहीं। मेरे को मुद्दे की बात करनी है, मुद्दे से भटकना नहीं है। डीएसपी सर्कल दौलतपुर में दिया गया था, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज बोला गया था मेरे को फायर ब्रिगेड का स्टेशन हम गगरेट लेके आएंगे, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मैं चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं आपकी एक सत्ताधारी सरकार का हिस्सा हूँ। आप मेरी आवाज को ही नहीं उठा सकते, मेरी आवाज को सुन ही नहीं सकते हैं, और सिर्फ पियोन से लेके आपने प्रिंसिपल तक का ट्रांसफर करना है, और आपने एक ट्रांसफर करने में 6 महीने लगा देने, तो फिर उस सरकार में रह के किसी को क्या फायदा मिलने वाला है? इसमें तो अगर कोई मेरे को पैसे देके भी छुड़वा रहा होता तो मैं छोड़ देता, पैसा लेने दूर की बात है। और हमारा जमीर और ईमान जो है वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 5 जून के बाद भी इस पे अड़े रहेंगे, फिर वो जो है जेल जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो क्रिमिनल केस और जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन डेफेमेशन का केस उनके ऊपर ठोका जा रहा है, कहीं ये जो बातें हमारे बारे में बोल रहे हैं वो उन्हीं के ऊपर लागू ना हो जाए। अगेन मेरी सर एकमात्र ही आपसे, सारे मीडिया वालों से भी, जनता तो मानती है इस बात को, और खासकर मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है, मेरी जो जनरेशन है और जो हमारी महिलाएं हैं उनको मुख्यमंत्री जी के बेबुनियादी बयानों से कुछ लेना देना नहीं है। आए गगरेट आए, क्योंकि देखिए उन्होंने तो एक बिल्कुल ही, मैंने जैसे बोला, वेस्ट प्रोडक्ट कैंडिडेट इस विधानसभा में दे दिया है। एक व्यक्ति जिसने 1.5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी को ही एक डूबता हुआ जहाज बुलाया है। व्यवस्था परिवर्तन से एक सवाल जो है वो मन में आ रहा है कि ये उपचुनावों में अब परिस्थितियां हैं, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की परिस्थितियां नहीं देखी गई हैं। इन परिस्थितियों के बीच आप किस तरीके से देखते हैं जो ये चुनावी माहौल है और जो ये वाद विवाद की राजनीति है, ये चैतन्य शर्मा के लिए राजनीतिक वाद विवाद है या पर्सनल आरोप है? किस तरीके से? मेरा सर ये सिर्फ जनता के लिए संघर्ष है और कुछ भी नहीं है। आई डोंट केयर चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, मेरे को कोई परवाह नहीं है कौन के व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये एक आज की डेट में जो पुराने जमाने की हमें देखने को हिस्ट्री बुक्स में एक तानाशाहों के बारे में पढ़ने को मिलता था, एक जो हमें ऑटोक्रेटिक लीडर्स के बारे में पढ़ने को मिलता था, ये आज जो एक आज की व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश की, ये उसी के इक्विवेलेंट है और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी को लगता है कि वो इस प्रदेश के एक तानाशाह हैं, वो एक राजा हैं, और इस देश की जो जनता है वो उनकी प्रजा है। ये आपकी चुनावी जो लड़ाई है, क्या ये आपके जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के कैंडिडेट उनसे है, मुख्यमंत्री से है किससे? मेरी तो देखिए जो करंट, मैंने जैसे बोला ना पेट शब्द है व्यवस्था, इस करंट व्यवस्था के साथ है। इस व्यवस्था को बदलना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वक्त देखिए प्रत्याशी की तो बात छोड़िए, मेरे पास प्रत्याशी के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सर वो जो प्रत्याशी है वो बेचारे मेरी विधानसभा के मेहमान हैं। सबसे पहली बात तो समझने की सर ये है, 2012 में वो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र छोड़ के गगरेट में वार्ड लगता है, जिस जहां अभी आप बैठे हुए हैं, ये मेरा गृह क्षेत्र का वार्ड है। इस क्षेत्र की जो जनता है वो सारी मेरी अपनी है। वार्ड नंबर 17 में जो मेरा अपर बंजाल का गांव लगता है, ये तो बेचारे आए थे 2012 में और उन्होंने यहाँ आके कोठी डाल ली थी। 2012 में क्योंकि सीट आरक्षित हो गई थी, वहां से बेचारे चुनाव नहीं लड़ पाए थे, तो उन्होंने स्वैप करके यहाँ से चुनाव लड़ लिया। जनता ने जो है इनको पलकों पे उठाया। 2012 में आई थिंक राजा साहब वीरभद्र जी भी जो है मुख्यमंत्री बने। उनके जो उस वक्त का दौर था, जो उनका उस वक्त का एक करिश्मा था, उसमें जो है ये भी जीत की प्राप्ति करे। 2012 से 17 के बीच में काम कुछ हुआ नहीं। मैं तो देखिए सर फैक्ट की बात करता हूँ, तथ्य और तर्क के आधार पर बात। इन आरोपों के बीच एक और आरोप का जवाब आपसे लेना जरूरी है। आपके प्रतिद्वंदी का एक आरोप ये है कि जब आप चुनावी क्षेत्र में थे 2022 में, तो गगरेट की जनता ने आपको दिल खोलकर वोट दिया जी। उसके बाद जो है चैतन्य शर्मा दोबारा जनता से मिलने नहीं पहुंचे। बाहर के जो टूर्स आपके शिमला और दिल्ली के ज्यादा थे, लोगों के साथ जो मिलना था आपने जीत के बाद, उसमें कमी रही। वो इस बात का ब्यौरा कैसे दे सकते हैं? वो 7 साल के लिए कहाँ थे? उनके बोलने से जनता कहाँ से मान जाएगी? वो कितने प्रोग्रामों में उन्होंने खुद शिरकत करी, टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से हर एक महीने में 2 बयान छपवाने से वो बहुत बड़े नेता बन गए थे क्या?
जरा मेरे को वो ये बताएं कि 7 साल में, वो मेरे 4 साल का ब्यौरा ले रहे हैं, 7 साल में उन्होंने जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ावा देने के लिए या अपनी तरफ से, निजी तरफ से भी किसी का कुछ भला करने के लिए उन्होंने क्या किया। आज चुनाव के प्रचार में खुद तो एक गांव में मेरे को जाते हुए खुद नहीं दिख रहे हैं। वो खुद की जो उनकी पूरी फैमिली, उन्होंने फैमिली उठा रखी है और फैमिली जो है उतार रखी है। आज इस विधानसभा में सिर्फ पंजाब नंबर प्लेट की जो है गाड़ियां चल रही हैं। ये बात करते हैं बाहरी लोगों की। आज मुख्यमंत्री ने भी और इन्होंने भी जो है कि ये एजेंडा बना लिया है, मेरे बारे में पापा 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 बोलते रहते हैं और इनको कोई चीज सूझती नहीं है। आधी जगह पे बेटा उतार रखा है, आधी जगह पे बेचारी अपनी वाइफ उतार रखी है। खुद ये कर क्या रहे हैं, मेरे को कटघरे में खड़ा करने की बजाय खुद क्या करेंगे, खुद की क्या मिशन है, खुद का क्या विजन है, करना क्या है। ये तो ऐसे लग रहा है कि एक पंचिंग बैग है जिसका नाम है चैतन्य शर्मा और आप उसको सिर्फ पंच करे जा रहे हैं। जनता को मेरे को आप पंच करेंगे उससे थोड़ी कुछ मिलेगा। आप ये बताइए कि आपका क्या स्टैंड है। इन उपचुनावों के साथ जो है एक दूसरा चुनावी दौर भी है, वो है लोकसभा चुनावों का, और ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आपकी विधानसभा क्षेत्र आती है। खासतौर पर इसी संसदीय क्षेत्र में एक दबी जुबान में नारा चल रहा है, एक वोट पीएम को, एक वोट सीएम को। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान और एक तरफ से फायदा देने वाला? कोई सर इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है कोई, क्योंकि ये जो डिट्रैक्शन की टैक्टिक्स हैं, जनता जो इन चीज़ों में नहीं जाती है। ये जो बातें बोली जा रही हैं, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, पूरा का पूरा जनरेशन बदल गई। एक जो है पूरा का पूरा देश का जो इतिहास है उसमें एक नया स्वर्णिम शब्दों में जो है एक नया इतिहास भी लिख दिया गया। परंतु ये जो लीडर हैं और जो लोग इन चीज़ों को प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो अभी भी बीती हुई सदी में ही जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो वोटर है, आप उनको अगर फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसी बातें करके, तो कोई परिवर्तन आ जाएगा। कोई भीतरघात हर एक व्यक्ति को सर आज की डेट में रियलिटी ऑफ ग्राउंड का आभास है। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो एक संकल्पित कार्यकर्ता है। संगठन सर्वोपरि का जो भाजपा का नारा है वो उसके साथ जुड़ा हुआ और उसके साथ वास्ता रखता हुआ कार्यकर्ता है। आज हम सभी जो हैं का भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कोई प्रत्याशी हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी क्यों ना हो, और चाहे एक आपका सामान्य पदाधिकारी या कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, हमारी एक ही संकल्पित सोच है, हमने कमल को फुलाना है। नंबर्स जिस तरीके से 68 हैं हमारी विधानसभा, नंबर्स जिस तरीके से 68 में से 40 से 34 गए और 34 पे वापस आ जाएंगे बीजेपी के लिए इन उपचुनावों के बाद, वैसे ही वो जो 34 है वो और ड्विंडल करेगा। और ये बात जो है वो निश्चिंत है। अगर ये ड्विंडल नहीं करना था तो इतने सारे विधायकों के पीछे एस्कॉर्ट और पायलट और ये 10-10 गार्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। ये तो कह रहे हैं कि आपके साथ भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, वो तो है, बिकॉज आई एम एक्चुअली वेरी वेरी वरीड फॉर माई लाइफ। मैं इस बात को बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि मेरे को खतरा महसूस होता है। एक मुख्यमंत्री ने एक बेबुनियादी तौर से अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके मेरे खुद के फादर साहब के ऊपर एफआईआर करा रखी है, एक बेबुनियादी एफआईआर करा रखी है। ये इनकी द्वेष भावना का जो है एग्जाम्पल सेट करता है, ये इनका माइंडसेट, इनकी मानसिकता दर्शाता है। एक 70 साल का व्यक्ति जो आपका 1 वर्ष के लिए बेस्ट फ्रेंड था, जिसको आप दिन रात फोन करा करते थे, वो तरले वाली जो बात है, मैं वो प्रत्यारोप इनके ऊपर लगाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले कितनी लंबी लंबी बातें इनकी मेरे फादर साहब से नहीं हुआ करती थी कि दिल्ली में ये बात करनी है, इस जो है प्रभारी के साथ ये बात करनी है, से प्रभारी के साथ ये बातें करनी है। इसके बारे में फिर क्या होगा? और ये बुनियादी बातें कॉल रोड निकाल के देखा जा सकता है, डायरेक्ट कॉल पे सारी बातें जो है हुआ करती थी। चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। इन 16 महीनों में दोबारा से चैतन्य शर्मा जो है वो गगरेट विधानसभा की जनता के बीच जा रहे हैं। मुद्दा है उपचुनाव। दूसरी बार इस पूरे ही 16 महीनों के टर्न्योर में देखें तो गगरेट की जनता चैतन्य शर्मा को क्यों वोट करे? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको पहले भी कहा था, जिस विजन और मिशन के साथ मैं राजनीति में आया था, जिसके लिए मेरे को जनता का अपार समर्थन दोनों इलेक्शन में मिला। 20-12 हजार का मार्जिन पहले इलेक्शन में था जिला परिषद में, 16 हजार का मार्जिन दूसरे इलेक्शन में था विधानसभा में। यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा, 4 हजार की लीड और जुड़ेगी, 20 हजार का मार्जिन कम से कम इस विधानसभा भी होगा। लोग मेरे साथ इसी बात पे जुड़े हैं क्योंकि मैं फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ। मेरी जहाँ तक यूथ की बात है, जॉब क्रिएशन की बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की बात है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र को आगे बढ़ावा देने की बात है, मेरा मेन मुद्दा वो है। जब बात हम करते हैं महिलाओं के मान सम्मान की, स्वाभिमान की, उनको हम सशक्त कैसे करते हैं, ऐसे जुमले में रख के नहीं कि 1500 रुपए दे देंगे, हम उनको सशक्त कैसे करेंगे, उनके हुनर को कहीं ना कहीं उभारते हुए हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, उस विजन पे महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के संस्थानों की, हम बात करते हैं यहाँ पर अभी जो हमारे वर्तमान के संस्थान हैं उनको आगे
उनको विकसित करने की बात करते हैं, नया हॉस्पिटल लाने की बात करते हैं, और साथ साथ में जो हमारे शिक्षा के संस्थान हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से आगे जो है उनको उनका जीवन उद्धार करने की बात करते हैं। मेरे कोर मुद्दे देखिए सर ये हैं, इसी पे जनता पहले भी जुड़ी हुई थी, आज भी जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी प्रदेश में और हमारे पास एक अच्छा एमपी फिर से हमें मिलेगा सेम अनुराग ठाकुर जी के माध्यम से, और हमें जब एक और अच्छे फिर से तीसरी बारी प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आएंगे, हम सब लोग मिल के जो एक चेन बना के, कड़ी से कड़ी बना के इन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। चैतन्य शर्मा जी, आपसे जो है वो तमाम सवालों पे हमने जवाब लेने की कोशिश की। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये भाजपा के प्रत्याशी हैं। गगरेट विधानसभा में इस बार के उपचुनावों के रण में क्या कुछ खास रहने वाला है, बहुत सारे सवालों पे हमने इनसे सीधी बातचीत की है और जवाब लेने की कोशिश की है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।